सुपात्रे दीप्तिकृत विद्या, सुपात्रे दीप्तिकृत कला, सुपात्रे दीप्तिकृत मैत्री, सुपात्रे दीप्तिकृत धनम। अर्थात सुपात्र को दी गई विद्या, सुपात्र को सिखाई गई कला, सुपात्र के साथ की गई मित्रता तथा सुपात्र को दिया गया धन, ये सभी क्रियाएं अधिक प्रकाश करने वाली अर्थात जन कल्याणकारी होती हैं। और इसी जन कल्याण या लोक कल्याण की भावना सुपात्रों में जागृत हो, पल्लवित, पुष्पित व संवर्धित हो। एतदर्थ सुप्रभातम की वेला में हम लेकर आए हैं सुप्रभातम के एक और नए अंक को, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा तथा भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित प्रस्तुतियों की समीक्षा करेंगे आप। पर सबसे पहले स्वीकारें सविनय अभिनंदन और सादर अभिवादन हमारा। मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् लभते बुद्ध्यवज्ञानमवमानं च भारत। इसका अर्थ है कि असमय में यदि बृहस्पति भी कोई बात कहें तो उनकी अद्वितीय बुद्धि को भी अवज्ञा अर्थात अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। अतः असमय में कोई बात नहीं कहनी चाहिए, अर्थात समय या काल को समझते हुए ही कुछ किया जाना चाहिए। तो समय के इस सारे तत्व को समझते हुए आरंभ करते हैं हम अपने सुप्रभातम का आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, बृहस्पतिवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग की प्रस्तुति के बाद क्रम है सुभाषित का। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक ही है, संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे, सुभाषित रसास्वादः संगतिः सुजनैः सह। अर्थात संसार रूपी कटुवृक्ष के दो अमृत समान फल हैं, सुभाषितों का रसास्वाद और अच्छे लोगों का संग। तो भला देर किस बात की, अमृत समान फल अर्थात सुभाषित का रसास्वाद कर लेते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ। न प्रहृष्यति सम्माने नापमाने च कुप्यते, न क्रुद्धः परुषं ब्रूयात् स वै साधुत्तमः स्मृतः। जो सम्मान से गर्वित नहीं होता, अपमान से क्रोधित नहीं होता और क्रोधित होकर भी जो कठोर नहीं बोलता, वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। He is the noblest who does not inflate with pride when showered with honor, nor does he seethe in anger when faced with insult. Even when he is angry, he does not speak harsh words. संसाराम्बु निधावस्मिन् वासनाम्बु परिप्लुते, ये प्रज्ञानावमारूढ़ाः ते तीर्णाः पंडिताः परे। अर्थात वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में जो प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठते हैं, वे विद्वान पार पहुंच जाते हैं। हम सभी ऐसे विद्वान बने, इसी सदिच्छा के साथ सुप्रभातम में हम भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध एक प्रतिवेदन विशेष प्रस्तुत किया करते हैं। तो आज क्या है वह प्रतिवेदन विशेष, आइए देख लेते हैं। जटायु नेचर पार्क केरल के कोल्लम जिले के चदयामंगलम या जटायु मंगलम में स्थित एक अनोखा इको पार्क। जो राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में है। यह केरल का पहला पर्यटन प्रोजेक्ट है जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बनाया गया है। यहाँ रामायण के प्रसिद्ध पात्र जटायु की दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा होने का भी गौरव प्राप्त है। पौराणिक आख्यान के अनुसार इस स्थल पर जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था। जब जटायु ने रावण को माता सीता का अपहरण करने से रोकने का यथासंभव प्रयास किया और शक्तिशाली रावण के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध भी किया,
पर जटायु के अधिक वृद्ध होने के कारण रावण ने जल्द ही जटायु के पंख काट दिए और उसे पराजित कर दिया। और यह मान्यता है कि जटायु के पंख इसी जदया मंगलम की पहाड़ी पर गिरे। बाद में श्री राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज के दौरान क्षत विक्षत व मरणासन्न जटायु से रावण के साथ उनके युद्ध की सूचना पाई। निश्चय ही यह प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान भारतीय संस्कृति में मनुष्य, प्राणी जगत और प्रकृति के बीच समन्वय का बोध कराता है। इसी जटायु की प्रतिमा के पास ही भगवान राम का सुंदर मंदिर भी बनाया गया है। पास में ही एक छोटा सा तालाब भी है। माना जाता है कि यह तालाब जटायु की चोंच के प्रहार से बना है और इसका पानी कभी नहीं सूखता। प्रतिमा के पास भगवान राम के पदचिन्ह भी हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा का अनुभव प्राप्त करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ स्थित प्रतिमा के आंतरिक भाग को एक बहुतलीय भवन की तरह बनाया गया है। परियोजना के दूसरे चरण में रावण जटायु युद्ध पर आधारित डिजिटल म्यूजियम भी तैयार किया जा रहा है। भविष्य में यहाँ कई प्रकार की अन्य पर्यटन परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें जटायु रॉक और जिले के पूर्वी हिस्से में एक पर्यटन केंद्र भी शामिल है। जटायु एडवेंचर सेंटर समृद्ध प्राकृतिक परिवेश से सजे केरल का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क बनकर उभरा है। इसलिए यह नेचर पार्क देश ही नहीं बल्कि विदेशों के पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पार्क तक पहुंचने के लिए करीब 750 मीटर की यात्रा केबल कार के माध्यम से करनी होती है, जो बेहद रोमांचक होती है। स्विट्जरलैंड से आयातित इन केबल कारों में 8 यात्री बैठ सकते हैं। इसके अलावा करीब 2 किलोमीटर लंबे रास्ते से यहाँ पैदल भी पहुंचा जा सकता है। निस्संदेह चट्टानों के बीच बना यह नेचर पार्क बहुत ही खूबसूरत है, जहां पहाड़ी की विशाल चट्टानों को आज भी यथावत रख प्रकृति के साथ तालमेल को दर्शाया गया है। निश्चय ही प्रकृति के सुरम्य दृश्यों से सजा यह पार्क यह बतलाता है कि जटायु किसी काल्पनिक कथा का पात्र नहीं, बल्कि यह सनातन मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। हम जहां आज पर्यावरण और अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं, तब यह जटायु नेचर पार्क हमें फिर से जोड़ता है प्रकृति से, परंपरा से और परम सत्य से। नारायण दत्त मिश्र के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के बाद अब समय है स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी प्रस्तुति का। रक्त विकार ऐसी स्थिति है जिससे रक्त में और रक्त के प्रवाह में समस्या उत्पन्न होती है और जो कई जटिलताओं का कारण बन जाया करती है। कई रक्त विकार ऐसे हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। ऐसी ही एक समस्या है सिकल सेल रोग। क्या है यह स्थिति और कैसे किया जाता है सिकल सेल रोग का उपचार, आइए समझते हैं। सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। रक्त एक जीवन रक्षक तरल है जो शरीर में परिसंचरण करता है और ऑक्सीजन संचारित करता है। रक्त कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। प्रत्येक रक्त कोशिका एक अवशिष्ट कोशिका के रूप में जीवन शुरू करती है, जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो सिकल सेल का जो बीमारी है उसमें बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाता है और ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, ये जो हमारे रेड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन छोटा कर देता है, जिसके कारण जो हमारे रेड सेल्स हैं वो शरीर में टूट जाते हैं और टूटने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा कि जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है ये रेड सेल्स में जम जाता है और जमने के कारण जो रेड सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो बदल जाती है। तो अधिकतर जो रेड सेल्स होते हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं, लेकिन जो सिकल सेल के मरीज़ों में जो रेड सेल्स हैं वो सिकल के शेप के बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की शेप ही बदल जाती है।
और क्योंकि आरबीसी की शेप बदल जाती है तो वो हमारी रक्त कोशिकाओं से जब पास करते हैं तो वो अच्छे से पास नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पे जाके रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं। रक्त कोशिकाएं जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण पेशेंट्स को पेन होता है। तो बोन पेन हो सकता है पेशेंट्स को चेस्ट सिंड्रोम, चेस्ट में पेन हो सकता है, पेशेंट्स को स्प्लीन में पेन हो सकता है। तो ये सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स की। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से चलने के लिए पर्याप्त और लचीली होती है। सिकल सेल रोग होने पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार यानी सिकल के आकार की हो जाती हैं। ये सिकल आकार की लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से मुड़ती या हिलती नहीं है और शरीर के अन्य भागों में रक्त के प्रवाह को अवरोधित करती हैं। ये सिकल सेल कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है या अवरोधित हो जाता है। सिकल का इलाज जो होता है उसमें एक फोलिक एसिड की गोली होती है जो कि खून को बढ़ाने में काम आती है, वो तो हर एक को देनी ही चाहिए। उसके अलावा दवाई होती है, अगर हम वो इन पेशेंट्स को दें तो उनका न केवल खून बढ़ता है बल्कि जो उनको बार बार रक्त कोशिकाएं ब्लॉक होने के कारण पेन होते हैं शरीर में और चेस्ट पेन्स होते हैं, सांस फूलती हैं, वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो उस मेडिसिन से कम हो जाती हैं। और अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं सिकल की, बहुत बार पेन हो रहा है या कुछ ऑर्गन उसका अफेक्ट हो गया है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इस बीमारी में एक ऑप्शन है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी पेशेंट्स में किया जाता है। सिकल सेल रोग होने पर एनीमिया, दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन, बार बार संक्रमण होना, बच्चे के विकास की गति धीमी होना या विलंबित विकास, दृष्टि संबंधित समस्याएं या बुखार, सांस लेने में परेशानी, हड्डियों, पेट व छाती में दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यदि बच्चे को बुखार या सिकल सेल अनीमिया के कोई भी लक्षण हो तो आवश्यक है कि उसे तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए। सिकल सेल रोग के इलाज के लिए स्टेम सेल प्रत्यारोपण इलाज का एक उपयोगी विकल्प है, लेकिन ये सभी रोगियों में संभव नहीं हो पाता। सिकल सेल के रोगी को दवाओं की आवश्यकता होती है। उपचार दर्द से राहत दिलाने और बीमारी की जटिलताओं को रोकने में सहायक होता है। अधिकतर पेशेंट्स जो होते हैं वो एडल्ट लाइफ तक भी डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। उन लोगों को खून की कमी रहती है, उन लोगों को चलने फिरने में थकान रहती है। वो जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जब किसी हिल स्टेशंस वगैरह पे, लद्दाख में, शिमला में वहाँ जाते हैं तो एकदम से उनको अटैक आता है और एकदम से उन लोगों को चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है। तब जाके कई बार वो बीमारी डायग्नोज होती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है उन सिचुएशंस में। तो जिन पेशेंट्स को सिकल होता है, अगर पहले से पता हो कि सिकल है तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करें। अगर किसी पेरेंट को सिकल सेल अनीमिया है तो उसके बच्चे को 25% रिस्क होगा सिकल सेल ट्रेट होने का। तो ये जेनेटिक डिजीज़ है, इसका बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री ली जाए कि आपके परिवार में किसी को सिकल सेल है क्या, और फैमिली स्क्रीनिंग की जाए और उनको काउंसलिंग दें कि शादी के दौरान आप अपने पार्टनर का भी ये टेस्ट कराएं ताकि ये आगे फैमिली में ना फैले। यदि सिकल सेल रोग की जल्द पहचान हो और सही इलाज करवाया जाए तो रोग से होने वाली जटिलताओं की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है और प्रभावित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सिकल सेल रोग के लक्षणों के प्रति जागरूक और सतर्क रहें। साथ ही एक रक्त जांच करवा के ये जान लें कि कहीं आप सिकल सेल ट्रेट तो नहीं, जिससे ये वंशानुगत रोग बच्चों में आने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है।
तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सुप्रभातम में अब क्रम है योग से जुड़ी प्रस्तुति का। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम जानते हैं कि संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार ठीक से होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कैसे योग क्रियाओं के द्वारा रक्त संचार बेहतर हो सकता है, आइए देख लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो, और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके चेस्ट एक्सपैंड होती है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है, लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे हैं ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें, ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए। कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक एक उंगली को ऐसे दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उंगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं, ऐसा कर लीजिए। अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक एक उंगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है, ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये सांस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां खोल के और करतल करते जाएं। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइल्ड वॉकिंग ज़रूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है योग की भाषा संस्कृत को जानने का।
संस्कृत सीखने के लिए आइए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ वाक्य प्रयोगों को। नमो नमः मित्राणि, भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारं गतवान आसम। नैव सपरिवारं गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयं तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयं तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था। संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। यो ददाति सतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृत योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे। भाव यह कि जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति प्रदान करते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले भी कहे गए हैं, वे कल्याणकारी शिव हमारा कल्याण करें। तो इसी सत्कामना के साथ सुप्रभातम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगा प्रभासित भास्कर का आगमन और हम भी कल पुनः लौटेंगे आप सभी के लिए।
अभी मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो नमः।